नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे। आज का हमारा अध्याय है अध्याय 6। अध्याय 6 का नाम क्या है? देखिए, संस्थागत वित्त एवं विनियोजन। संस्थागत वित्त एवं विनियोजन अर्थात बैंकों की बात हो रही है। दोस्तों, हमारे देश के आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बैंक होता क्या दोस्तों? तो बैंक एक किसान या व्यापारी के बीच, मतलब जमा करने वाला और ऋण लेने वालों के बीच एक मध्यस्थता की भूमिका निभाती है, एक मीडिएटर की भूमिका निभाती है। दोस्तों, देश में या किसी राज्य में महंगाई कैसे बढ़ रही है या महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसमें बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना या इन्फ्लेशन को बढ़ाना में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक दोस्तों, बैंक ही मनी को सप्लाई करता है। बैंक ही मनी को मार्केट में क्या करता है? सप्लाई करता है। सप्लाई मतलब मुद्रा की जो आपूर्ति है, मुद्रा की आपूर्ति को कम करना, ज्यादा करना, यह बैंकों की हाथ में होती है। ठीक, मतलब बैंक ही बचत और निवेश को प्रोत्साहित करता है। कितना बचत होगा, कितना निवेश किया जाएगा, तो बचत और निवेश को प्रोत्साहित बैंक करता है। जितना ज्यादा निवेश होगा उतना ज्यादा औद्योगिकरण होगा, और जितना ज्यादा औद्योगिकरण होगा उतने ही ज्यादा रोजगार क्रिएट होगा, अर्थात बेरोजगारी में क्या होगी? कमी आएगी। तो दोस्तों, बैंक का संबंध रोजगार से भी है, बेरोजगार से भी है, गरीबी से भी है, महंगाई से भी है, और उद्योगों के विकास से भी है। उद्योगों का विकास तभी संभव है जब बैंक से ऋण मिले, तभी औद्योगिकरण संभव है। बिना बैंक के हम औद्योगिकरण की परिकल्पना नहीं कर सकते। ठीक, तो हमारे देश की या हमारे राज्य की आर्थिक समृद्धि बोलूं या आर्थिक विकास बोलूं, इसमें बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आज इसी संस्था के बारे में पढ़ेंगे हम। जो इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आएंगे हमारे जीडीपी में या हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में, छत्तीसगढ़ के बैंकों की क्या भूमिका है, छत्तीसगढ़ में कितने बैंक हैं, कितने शाखा हैं, कितने एटीएम हैं, इन सब के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे तथा इन बैंकों की हमारे छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में क्या योगदान है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। राइट, तो चलिए इसी कड़ी में दोस्तों हम समझते हैं। देखिए, ये आपका है संस्थागत वित्त एवं विनियोजन। संस्थागत वित्त एवं विनियोजन को हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहता है संस्थागत वित्त एवं विनियोजन? पहला देखिए, वर्ष 2024-25 अग्रिम, वर्ष 2024-25 में अग्रिम, ठीक, सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी में, जीएसडीपी, अरे यार एसएसडीपी लिख दिया मैं, जीएसडीपी, क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ठीक, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, छत्तीसगढ़ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, जीएसडीपी। ठीक, मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर, मतलब स्थिर भाव पे दोस्तों, स्थिर भाव मतलब कब की बात हो रही है? तो आधार वर्ष 2011-12 की बात हो रही है। जब भी स्थिर भाव की बात करूं मैं, तो उसमें महंगाई शामिल नहीं होता है, याद रखना है। जब मैं स्थिर भाव की बात करूं या आधार वर्ष 2011-12 की बात करूं, तो इसमें महंगाई को, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। राइट, महंगाई उसमें शामिल नहीं होता है। तो वर्ष 2024-25 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव के अग्रिम अनुमान में बैंकिंग क्षेत्र का योगदान
9,29,000 9,29,472 रुपए अनुमानित है। 9,29,472 रुपए अनुमानित है जीएसडीपी में। बैंकिंग क्षेत्र का योगदान, बैंकिंग अपने आप में सर्विस सेक्टर का पार्ट है, सेवा क्षेत्र में आता है। बैंकिंग सेवा क्षेत्र में आता है, भूलना नहीं है आपको। हमारे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो जो बैंकिंग होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये सेवा क्षेत्र में आता है। अब हमारे जो छत्तीसगढ़ का टोटल जीएसडीपी है, जीएसडीपी, इनमें से दोस्तों, इनमें से सेवा क्षेत्र से जो आए हम पढ़ चुके हैं कि 35.30 पढ़ चुके हैं, है ना। उसमें से बैंक से, सेवा क्षेत्र से दोस्तों, सेवा क्षेत्र से स्पेशली बैंक से कितना रुपया जीएसडीपी में शामिल है, योगदान है, तो 9,29,472 रुपए बैंक से जीएसडीपी में शामिल होता है। बैंक से जितना भी वित्तीय संस्था है, वित्तीय संस्था, बैंक, तो बैंक से जीएसडीपी में कितना योगदान है, तो 9,29,472 रुपए योगदान है। समझ में आ रहा है ना, जीएसडीपी में छत्तीसगढ़ के। ठीक, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा, राज्य में बैंकों की संख्या मार्च 2024 तक, मार्च 2024 की स्थिति में ना, अभी 2025 चल रहा है, अभी अप्रैल 2025 चल रहा है। ठीक, मैं बात कर रहा हूं मार्च 2024 की स्थिति में। मार्च 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 47 बैंक है। छत्तीसगढ़ में कितने बैंक है, आज से पूछे दोस्तों आपको तो याद होना चाहिए, हमारे छत्तीसगढ़ में 47 बैंक हैं। 47 बैंक, 47 बैंक है छत्तीसगढ़ में। आपने तो गिना होगा, सर कैसे 47 बैंक, मैं तो बहुत सारा बैंक देखता हूं, हर 2 कदम में जाता हूं बैंक मिल जाते हैं। तो बैंक नहीं है, वो शाखा है। मैं 47 अलग अलग बैंक मिलेंगे छत्तीसगढ़ में, हालांकि 47 बैंकों के अलग अलग शाखा, बहुत सारे शाखा हैं, इसके चर्चा करेंगे कितने शाखा हैं। तो 47 बैंक है, 1947 को आजाद हुआ था और 47 बैंक है, ऐसे याद करना है छत्तीसगढ़ में। इस 47 बैंक के कुछ शाखा भी होंगे, खमहरिया शाखा, बिलासपुर शाखा, एसीसीएल शाखा, सूरजपुर शाखा, महासमुंद शाखा, रायपुर शाखा, और रायपुर कोई चौक होगा तो वो शाखा का नाम पड़ जाएगा। तो ऐसे शाखा, ठीक, तो 47 बैंक है। शाखाओं की संख्या 3,412 है। शाखा कितने हैं इस बैंक के, 47 बैंकों की शाखा, कुल शाखा कितने काम कर रही है हमारे यहां, तो 3,412 शाखा है। इन बैंकों के छत्तीसगढ़ में 3,412 शाखा संचालित है, कार्यरत है। ठीक, अब अलग अलग बैंक के अलग अलग एटीएम भी होते हैं। तो कुल एटीएम, सभी बैंकों को मिलाकर कुल एटीएम छत्तीसगढ़ में, टोटल एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, कितने हैं जी हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल एटीएम, तो टोटल एटीएम 3,607 है। 3,607 एटीएम है हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसमें कुल जमा राशि कितना है तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये 2,82,949.54 करोड़ रुपए जमा है, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा ये वाला डेटा। अब ये डेटा पूछा जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। ये वाले सेक्शन से कभी भी जीवन में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसको नहीं पढ़ना है, नहीं पूछा जाएगा। ठीक, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर आगे हम चर्चा करेंगे जी। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं इसके आगे का। आगे क्या कहता है देखिए आप, देखिए प्रदेश में, मतलब छत्तीसगढ़ में 2058, याद रखना है, भूलना नहीं है, छत्तीसगढ़ में ना 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित है जी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलिए बताइए, खास करके रेडियो में बताइए, छत्तीसगढ़ में
कुल कितने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित है? तो 2058 आंसर होगा। 2058 प्राथमिक कृषि साख समितियां संचालित है छत्तीसगढ़ में। ठीक, इन समितियों में, इन 2058 समितियों में 29.05 लाख कृषक सदस्य हैं जी। मतलब यहां से स्पष्ट होता है कि इसके जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, कृषक होते हैं, कृषक फार्मर होते हैं। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के जो मेंबर होते हैं वो कृषक होते हैं। तो कितने लाख कृषक इसके मेंबर हैं? तो 29.05 लाख कृषक इसके मेंबर हैं, सदस्य हैं। ये दोनों डेटा याद हो जाना चाहिए। ठीक, देखिए, अब कृषकों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से, मतलब कृषकों को, मतलब किसान को जी, किसान को प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से 1 अप्रैल 2014, 1/4/14, तो 1 अप्रैल 2014 से ब्याज मुक्त, बिना ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अल्पकालीन ऋण का मतलब है 1 वर्ष से कम के लिए, 1 वर्ष से कम अवधि के लिए जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसे अल्पकालीन कृषि ऋण कहा जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कृषकों को 1 अप्रैल 2014 से कृषि साख समितियों के माध्यम से अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है बिना ब्याज के। ब्याज मतलब जीरो ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। कब से? तो 1 अप्रैल 2014 से। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन सी समिति के माध्यम से? तो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से बिना ब्याज के, मतलब जीरो ब्याज पर हमारे किसान भाइयों को, समझ में आ रहा है ना, ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि कृषकों की आय में वृद्धि हो। जब कृषकों की आय में वृद्धि होती है तो ग्रामीण विकास की ओर अग्रसर होता है, ग्रामीण विकास की ओर अग्रसर होता है। ठीक, चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, अच्छे से देता है इसको, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 2739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से, उपार्जन केंद्र जहां धान खरीदी की जाती है जी, मंडी, ठीक ना, उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है, धान का उपार्जन किया जा रहा है। सभी धान उपार्जन केंद्र कंप्यूटराइज्ड है, मतलब डिजिटल है, कंप्यूटराइज्ड। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में कुल उपार्जन केंद्र कितने हैं? तो 2739 याद रखना है, 2739 याद रखना है। 39 उपार्जन केंद्र हैं। ये उपार्जन केंद्र किसके द्वारा संचालित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के द्वारा, ठीक, इसके द्वारा संचालित है ये। ठीक, तो ये भी डेटा आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब वित्तीय क्षेत्र एवं आर्थिक विकास को पढ़ते हैं, वित्तीय क्षेत्र एवं आर्थिक विकास को पढ़ते हैं। वित्तीय क्षेत्र एवं आर्थिक विकास को हम पढ़ते हैं। देखिए, विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक, इसमें थ्योरी पर जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि दोस्तों वीडियो में इस टॉपिक को आपको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि आपके एडीओ के सिलेबस में है बैंकों की भूमिका, तो बैंकों के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा और इससे बेहतर डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार प्रगतिशील देशों के अनुभव यह बताते हैं, प्रगतिशील देशों के अनुभव है यह बताते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम सामाजिक एवं आर्थिक विकास में वित्तीय एकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से,
वित्तीय एकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपितु पूंजी जुटाने में भी सहायक होती है, पूंजी जुटाने में भी सहायक होती है। अब यहां पर से एक प्रश्न आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या सर ये वित्तीय एकीकरण क्या है भाई? वित्तीय एकीकरण क्या है? फाइनेंशियल इंटीग्रेशन कहते किसे हैं? फाइनेंशियल इंटीग्रेशन कहते किसे हैं? तो दोस्तों कोई बैंक है, चलिए समझते हैं। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन समझनी अच्छी बात है, इसको समझना चाहिए हमको। देखिए डिस्कस कर लेते हैं फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। वित्तीय एकीकरण, वित्तीय नहीं दिख रहा होगा अभी, अब दिखेगा। वित्तीय एकीकरण, वित्तीय एकीकरण ये होता क्या है? मान लो कोई दोस्तों बैंक है या बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी, कोई बैंक, बीमा कंपनी या कोई म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड, कोई बैंक बोल सकता हूं, बीमा कंपनी बोल सकता हूं, म्यूचुअल फंड बोल सकता हूं। ये सब एक साथ कार्य करती है, ठीक है। सब एक साथ बचत और निवेश को, सेविंग और निवेश, इन्वेस्टमेंट को, निवेश को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाने का कार्य करती है, दूसरे क्षेत्र में पहुंचाने का कार्य करती है। यही क्या है दोस्तों? आपका फाइनेंशियल इंटीग्रेशन कहलाता है। वित्तीय एकीकरण मतलब एक साथ कौन कौन, बैंक, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड ईटीसी, जब एक साथ बचत और निवेश को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाने का कार्य करती है, इसी को वित्तीय क्या कहा जाता है? एकीकरण कहा जाता है। और वित्तीय एकीकरण से सामाजिक एवं आर्थिक विकास होता है, ठीक, राइट। चलिए आते हैं दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों हमारे चैप्टर पे। ये हमारा चैप्टर है, देखिए। तो वित्तीय एकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपितु पूंजी जुटाने में, जी कैपिटल मोबिलाइजेशन, पूंजी जुटाने में, जब पूंजी जुटाएंगे तो बचत में क्या होगी? वृद्धि होगी। बचत में वृद्धि होगा तो निवेश किया जाएगा, निवेश किया जाएगा तो औद्योगिकरण का विकास होगा, औद्योगिकरण का विकास होगा तो नए रोजगार क्रिएट होंगे, नए रोजगार सामने आएंगे। जब नए रोजगार क्रिएट होंगे तो बेरोजगारी में कमी होगी, ठीक, में भी सहायक होती है। जहां एक और वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, समझ में आ रहा है ना? वित्तीय संस्थाएं अर्थव्यवस्था में तरलता एवं गतिशीलता को बनाए रखने हेतु, तरलता मतलब लिक्विडिटी, जी फ्लो ऑफ मनी को बनाए रखने के लिए, तरलता मतलब लिक्विडिटी, फ्लो ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, गतिशीलता को बनाए रखने हेतु वित्तीय मध्यस्थता के माध्यम से, वित्तीय मध्यस्थता की भूमिका कौन निभाती है? तो बैंक, वित्तीय मध्यस्थता की भूमिका बैंक निभाती है। तो मध्यस्थता के माध्यम से बचत व निवेश को प्रोत्साहन तथा संस्थाओं एवं व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने का कार्य करती है। वहीं दूसरी तरफ विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में उत्पादक रूप से वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करते हुए राज्य तथा राष्ट्र के आर्थिक वृद्धि एवं विकास में अपना योगदान देती है। आर्थिक वृद्धि एवं विकास में अपना योगदान देती है। ये टॉपिक हम पहले से भी चर्चा कर चुके हैं, हमें स्टार्टिंग में ही बताया
हमारे देश की आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि दोस्तों बैंक एक तरफ से पैसा जमा करती है और दूसरी तरफ से दोस्तों उद्योगपतियों को क्या देती है, ऋण उपलब्ध कराती है, ताकि निवेश को प्रोत्साहन मिल सके, बचत को प्रोत्साहन मिल सके। जब निवेश होगा तो औद्योगिकरण बड़े पैमाने पे होगा, जब औद्योगिकरण बड़े पैमाने पे होगा तो नए नए रोजगार क्रिएट होंगे, नए नए रोजगार खुलेंगे। तो दोस्तों बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, इससे गरीबी में कमी आएगी। जब गरीबी में कमी आती है तो जीवन स्तर उच्च हो जाता है, हमारे देश का आर्थिक विकास होता है, हमारे देश का शिक्षा का विकास होगा, हेल्थ सेक्टर का विकास होगा, ठीक है ना, पोषण में सुधार होगा। ठीक, इसी को कहा जाता है दोस्तों आर्थिक समृद्धि के साथ आर्थिक विकास। ठीक, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर होता है। किसी को पता होगा तो कमेंट करके बता देना है कि आर्थिक समृद्धि कहते किसे हैं और आर्थिक विकास कहता किसे है। अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों कमेंट कीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा एक्सप्लेन करूंगा आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को कि विश्व में कहीं और आप पढ़ने लायक नहीं बचेंगे। ठीक, चलिए अब एमएसएमई की बात करते हैं। एमएसएमई की बात करते हैं। देखिए, मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों अर्थात एमएसएमई, मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जैसे उत्पादन, गतिशीलता को बाजार की मांग के अनुरूप, मतलब बाजार में जितना ज्यादा मांग होगा उतना ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा ना। जैसे इस मार्कर का बाजार में डिमांड ज्यादा है तो इसका उत्पादन ज्यादा करूंगा मैं, तो उत्पादन डिमांड एक दूसरे का समानुपाती होते हैं। जितने ज्यादा मांग उतना ज्यादा उत्पादन होता है, समझ रहे ना। तो गतिशीलता को बाजार की मांग के अनुरूप बनाए रखने तथा वित्तीय संसाधनों की इष्टतम उपयोग से जोखिम उठाकर निवेश पर आय सुनिश्चित करने वाले उद्यमियों को बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं बहुत सहायक होती है। मतलब कई लोग दोस्तों जोखिम उठाकर उत्पादन के लिए नए उद्यम स्थापित करते हैं, सोचते नहीं कि चलो लॉस हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर भी जोखिम तो उठाते हैं ना। ऐसे जोखिम उठाने वाले निवेशक वर्ग को सहायता प्रदान कौन करती है, तो बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं। ठीक, इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में जहां लघु एवं सीमांत कृषक उत्पादन के लिए आवश्यक इनपुट जैसे सिंचाई, बीज, खाद एवं कीटनाशक दवाओं की खरीदी इत्यादि कृषि संबंधित कार्यों हेतु न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण की अपेक्षा रखते हैं, ऐसे किसानों को उनको पूरा करने में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे किसानों को बैंकों से ऋण मिलता है। ठीक, तो बैंकों की दोस्तों ये रोल प्ले है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। वैसे बैंकों का रोल प्ले तो बहुत बड़ा है अपने आप में। जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाता हूँ, इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, तो बैंकों को बहुत ही विस्तार से डिस्कस करता हूँ। जब मैं बैंकिंग पढ़ाऊंगा तो विश्व में कहीं पढ़ने लायक नहीं बचेंगे आप। ठीक ना। देखिए, राज्य में यह डेटा इंपॉर्टेंट है, राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा, अब बैंकिंग अपने आप में दोस्तों सेवा क्षेत्र में आता है, बैंकिंग अपने आप में सेवा क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का हिस्सा है बैंक। तो स्पेशली हम बैंक के हिस्सा को पढ़ रहे हैं कि इस बैंक का योगदान हमारे जीएसडीपी में कितना है। ठीक, हिस्सा निरंतर बढ़ कर रहा है, मतलब निरंतर हमारा बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ कर रहा है जीएसडीपी में, जो तालिका में दिया हुआ है। तो चलिए समझते हैं तालिका के माध्यम से और ग्राफ के माध्यम से। आपको कभी भी दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र में 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये डेटा आपको कभी भी नहीं पूछेगा। आपसे सिर्फ वो डेटा पूछेगा 2024-25 अग्रिम 2024-25 का। तो भागीदारी कितना है बैंक का, भागीदारी कितना है 2024-25 में जीएसडीपी में,
तो 9,29,472 पड़ चुके हैं। 9,29,472 रुपए पैसे छत्तीसगढ़ को कहां से मिलता है? तो बैंकिंग क्षेत्र से मिलता है। ठीक, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग? वृद्धि कितना है? तो 6.43%, 6.43% वृद्धि हुआ है बैंकिंग क्षेत्र में। ठीक, हिस्सा, अगर हिस्सा को प्रतिशत में बताऊं तो 3.03%, रुपया में बताऊं तो 9,29,472 रुपए है लाख में। इसी को मैं प्रतिशत शेयर में बताऊं तो प्रतिशत में 3.03% इसका हिस्सेदारी है बैंकिंग क्षेत्र का जीएसडीपी में। ठीक, ये इसका फ्लो चार्ट है, देखिए ग्राफ है, ग्राफ के माध्यम से ये दोस्तों पढ़ रही है, स्थिर भाव पर है ना, स्थिर भाव पर। ठीक, जो ब्लू कलर है प्रतिशत योगदान को बताता है, तो 3.03% योगदान है, ये योगदान को बताता है दोस्तों ये वाला लाइन। तो 9,29,472 रुपए योगदान है। ये वाला जो है भगवा कलर है, ये वृद्धि प्रतिशत को बताता है, तो वृद्धि कितना? 6.43% वृद्धि है। ठीक, सबसे कम वृद्धि कब दर्ज की गई थी बैंकिंग क्षेत्र में? सबसे कम तो माइनस में दर्ज हुआ था 2021-22 में 4.91%। सबसे कम वृद्धि दर्ज कब किया गया था? तो सबसे कम वृद्धि दोस्तों 4.91% में दर्ज किया गया था। सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुआ? तो 22-23 में वृद्धि हुआ था। सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुआ? तो 22-23 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है। देखिए सबसे ज्यादा वृद्धि, सबसे कम 21-22 में और 22-23 में सबसे ज्यादा वृद्धि। ठीक, 8.10% नहीं, सबसे ज्यादा वृद्धि इसमें होगा जी आपका 8.23% में। ठीक ठीक, 19-20 में, चलिए 19-20 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ था वृद्धि में ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब छत्तीसगढ़ में बैंकिंग अवसंरचना को पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बैंकिंग अवसंरचना को या बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। आखिर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हाल है? बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हाल है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहता है। शाखाओं की संख्या मार्च 2024 के अंत तक राज्य में 1000, देखिए कुल शाखा कितने पूछेगा? देखिए मैं चार्ट बना देता हूं, इधर बना देता हूं। कुल शाखा पूछे छत्तीसगढ़ में, कुल बैंक कितना है? 47 है। कुल बैंक कितना है? तो कुल बैंक है मेरे प्यारे बच्चों 47। कुल शाखा कितने हैं? कुल शाखा पूछे, कुल शाखा, तो कुल शाखा है आपके 3,412 शाखा है। अब 3,412 शाखा में 1483 शाखा दोस्तों ग्रामीण में है। 1483 में ग्रामीण में कितने शाखा कार्यरत है? ग्रामीण में कितने शाखा कार्यरत है? तो 1483 शाखा है। अर्ध शहरी में कितने शाखा है? अर्ध शहरी में कितने शाखा है कार्यरत है? तो 920 शाखा है। अर्ध शहरी में 920 है। और टोटल अर्बन पूछे आपको, शहरी पूछे तो शहरी में कितने हैं दोस्तों? तो शहरी में है 1009 शाखा है। शहर में दोस्तों 1009 शाखा है, मतलब शहरों में कुल 1009 बैंक मिलेंगे, मतलब शाखा मिलेंगे। सबसे ज्यादा शाखा ग्रामीण क्षेत्र में है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा शाखा संचालित है। 1483 शाखा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित है। ठीक, एटीएम की संख्या पर चर्चा करते हैं। एटीएम की संख्या राज्य में ग्रामीण केंद्रों में 714 एटीएम है। देखिए कुल एटीएम की संख्या कितने हैं? कुल एटीएम पूछे आपसे, कुल एटीएम तो 3607 एटीएम है। 3607 एटीएम छत्तीसगढ़ में संचालित है।
इनमें दोस्तों ग्रामीण में कितने हैं, ग्रामीण में कितने एटीएम केंद्र हैं, तो ग्रामीण में 714 है, मेरे गांव में खुद है 714। अर्ध शहरी में कितने हैं, अर्ध शहरी में, अर्ध शहरी में कितने एटीएम है जी, अर्ध शहरी में कितने एटीएम है पूछे तो 1066 आंसर लेना है। 1066 एटीएम अर्ध शहरी में है। और सबसे ज्यादा शहरी में, शहर में कितने एटीएम है, शहर में, तो शहर में सबसे ज्यादा एटीएम है 1827, या 1827 में तो किसी न किसी एक एटीएम में आप पैसा निकाल चुके होंगे। ठीक, तो सबसे ज्यादा एटीएम कहाँ है, शहरों में, उसके बाद अर्ध शहर में, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में है। ठीक, कुल मिलाकर कितने हैं दोस्तों, मार्च 2024 के अंत में कुल 3607 एटीएम है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यह है आपका बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, बैंकिंग और संरचना कहा जाता है। राइट, चलिए अब ये टेबल के माध्यम से बताया गया है, टेबल याद होना चाहिए आपका, वही है जो पढ़ चुके हैं। क्या पैरामीटर है, ठीक है, मार्च 21 में, मार्च 22 में, मार्च 23 में, मार्च 24 की स्थिति में क्या है, तो बैंकों की संख्या मार्च 2021 में 56 बैंक हुआ करते थे, कुछ बैंक बंद हो गए, ढप पड़ गए। मार्च 2022 की स्थिति में 42 बैंक हुए, जो बढ़कर दोस्तों देखिए 23 और 24 में 47 बैंक है। तो एक बार पहले 56 बैंक हुआ करते थे 2021 की स्थिति में, कोरोना क्राइसिस की वजह से बहुत सारे बैंक बंद हुए, तो कितने बैंक बच गए, तो 47 कुछ नए बैंक स्थापना हुए। तो मार्च 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 47 बैंक कार्यरत हैं। ठीक, जिसके शाखाओं की संख्या दोस्तों पहले 3148 हुआ करता था, फिर 3196 हुआ, 3338 हुआ, फिर दोस्तों अब बढ़कर 3412 हो गया है। 3412 शाखा है। एटीएम की संख्या कितने है, तो पहले दोस्तों 3323 एटीएम हुआ करता था, जो बढ़कर दोस्तों निरंतर बढ़कर 2023 की स्थिति में 3491 हुआ करता था, जो बढ़कर 3607, मतलब नए नए एटीएम लगाए जा रहे हैं। ठीक, मतलब एटीएम की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक, कुल जमा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना लंबा डेटा कौन याद करेगा। कुल अग्रिम, ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। साख जमा अनुपात प्रतिशत, साख जमा अनुपात प्रतिशत और साख जमा अनुपात समायोजित। साख जमा अनुपात प्रतिशत को याद करना है 71.54%। बाकी नीचे का कोई भी डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, नीचे वाला कोई भी डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, बस इतना ही डेटा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे के जो लेक्चर है दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो, इसके आगे के जो लेक्चर है वो योजना पर है जी, योजना पर। ठीक, ये सब डेटा पूछे नहीं जाएंगे आपसे। 23-24 में इतना, ये क्या है आपका अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति, राशि करोड़ रुपए में, तो ये पूछा नहीं जाएगा आपसे। अब कल से दोस्तों हम वित्तीय समावेशन का अवलोकन करेंगे, समझेंगे हम वित्तीय समावेशन होता क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्योंकि दोस्तों आपके बैंकिंग एडीओ में खास करके वित्तीय समावेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वित्तीय समावेशन, जब वित्तीय समावेशन पढ़ेंगे तो इसके तहत बहुत सारी योजनाएं संचालित किए जाएंगे। क्या क्या योजनाएं संचालित किए जाएंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना संचालित किए जा रहे हैं वित्तीय समावेशन के को बनाए रखने के लिए, रुपए कार्ड संचालित किए जा रहे हैं। ठीक, मुद्रा योजना संचालित किए जा रहे हैं। ठीक ना, बहुत सारा डीबीटी वगैरह सब चीज पढ़ेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कल हम वित्तीय समावेशन से स्टार्ट करेंगे। वित्तीय समावेशन को बनाए रखने के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित किए जा रहे हैं, उन योजनाओं पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।